आसमान से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर एक ऐसा सन्नाटा है जहां कोई आवाज नहीं पहुंचती, लेकिन इसी सन्नाटे के बीच एक ऐसा खामोश युद्ध लड़ा जा रहा है जो आने वाले टाइम के अंदर दुनिया का नक्शा बदल सकता है। दोस्तों जरा सोचिए, अगर किसी देश के सारे कम्युनिकेशंस, सारे नेविगेशन सिस्टम्स और सारे रडार्स अचानक से सिर्फ एक सेकंड के अंदर अंधे हो जाएं तो क्या होगा? क्या कोई भी देश, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अपनी सेना को एक कदम भी आगे बढ़ा सकता है? क्या होगा अगर भविष्य का युद्ध जमीन, पानी या हवा में नहीं बल्कि सीधे अंतरिक्ष में लड़ा जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, इसरो के रॉकेट्स के अंदर छुपा करके स्पेस में ऐसा क्या भेजा जा रहा है जिसने रातों रात दुनिया की बड़ी सुपर पावर्स की नींदें उड़ा दी है? क्या सच में भारत कोई ऐसा मास्टर स्ट्रोक तैयार कर चुका है जो सिर्फ 72 घंटे के अंदर ही किसी भी भारी टकराव की बाजी को पूरी तरह से पलट सकता है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम जिस स्ट्रैटेजिक रियलिटी को डिकोड करने जा रहे हैं वो कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये 2026 और उसके आगे के नए भारत की वो जमीनी हकीकत है जिसे समझने के बाद में आप ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को देखने का अपना पूरा नजरिया पूरी तरह से बदल देंगे। दोस्तों, अब तक दुनिया यही मानती आई है कि इसरो एक पूरी तरह से सिविलियन स्पेस एजेंसी है जिसका काम सिर्फ मौसम की जानकारी देना है, रिसर्च करना है और शांतिपूर्ण तरीके से सैटेलाइट्स लॉन्च करना है। दुनिया के सामने ये नैरेटिव बिल्कुल सही है और भारत आउटर स्पेस ट्रीटी का पूरी तरह से सम्मान भी करता है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में जो सामने से दिखता है असली खेल उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। आज के मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर सबसे बड़ी ताकत कोई फाइटर जेट, कोई टैंक या कोई सबमरीन नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है इंफॉर्मेशन। जो देश दुश्मन की हर हरकत को रियल टाइम के अंदर देख पाएगा वही देश असली सुपर पावर है और यहीं पर एंट्री होती है भारत के उस सीक्रेट स्पेस इकोसिस्टम की, जहां इसरो और डीआरडीओ मिलकर के एक ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं जिसकी काट फिलहाल ना तो चाइना के पास में है और ना ही इस्लामाबाद के पास में है। अगर आप दोस्तों सोच रहे हैं कि स्पेस वॉर का मतलब हॉलीवुड फिल्मों की तरह लेजर बंदूकों से चलता है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी के अंदर हैं। स्पेस वॉर 2030 का सीधा मतलब है कि दुश्मन के कम्युनिकेशंस को पैरालाइज करना, उनके नेविगेशन सिस्टम को भटकाना, उनके कमांड सेंटर्स को ब्लाइंड कर देना। दोस्तों, इस पूरे गेम को समझने के लिए हमें उस मास्टर स्ट्रोक को डिकोड करना होगा जिसे भारत ने बेहद खामोशी से जमीन पर उतार दिया है। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब हम जॉइंट मिलिट्री स्पेस डॉक्ट्रिन के पन्नों को पलटते हैं। दोस्तों, साल 2025 में जब जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद में इस डॉक्ट्रिन को फाइनलाइज किया गया तो भारत ने पहली बार आधिकारिक तौर पर यह माना कि अंतरिक्ष अब सिर्फ रिसर्च का विषय नहीं है, बल्कि वो जमीन, समुद्र, हवा और साइबर के बाद में युद्ध का चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र बन चुका है। इस डॉक्ट्रिन का सीधा सा अर्थ है मल्टी डोमेन वॉरफेयर। अब भारतीय सेनाएं अलग अलग टुकड़ियों के अंदर काम नहीं करेंगी, बल्कि स्पेस बेस्ड इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनिसेंस ऑपरेशंस के जरिए एक इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम के तहत काम करेंगी। इस शिफ्ट का असर कितना भयानक हो सकता है, इसका सबसे पहला और सबसे सटीक ट्रेलर दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजस्थान के सीमावर्ती एरियाज के अंदर देखा है। अगर आप न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस से परे जाकर के ऑपरेशन की गहराई के अंदर उतरेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत ने बिना एक भी सैनिक को बॉर्डर पार भेजे सिर्फ अपनी स्पेस पावर के दम पर कैसे एक पूरे सिक्योरिटी क्राइसिस को न्यूट्रलाइज कर दिया था। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर कोई मामूली मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं थी। ये एक ऐसा समय था जब भारत के वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर, खासतौर पर राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्री गंगानगर सेक्टर्स के अंदर एक बहुत बड़ा क्रॉस बॉर्डर प्रेशर पॉइंट बनाया गया था।
दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दौरान सीमा पार से लगभग 413 ड्रोन हमलों की कोशिश की गई थी। दुश्मन का प्लान बहुत ही साफ था कि वो भारत के रडार्स को चकमा दे करके अंदरूनी एरियाज के अंदर तबाही मचाना स्टार्ट कर दे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि भारत ने जमीन पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में अपनी आंखें बैठा रखी हैं। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान इसरो के 400 से ज्यादा साइंटिस्ट और कम से कम 10 स्ट्रेटेजिक सैटेलाइट्स 24 घंटे लगातार काम कर रहे थे। इन सैटेलाइट्स ने भारतीय सेना को रियल टाइम खुफिया जानकारी, सुरक्षित संचार और सटीक लोकेशन उपलब्ध कराई और इन्हीं स्पेस आधारित सिस्टम्स की मदद से सेना दुश्मन के ड्रोन्स की हर एक मूवमेंट को ट्रैक कर रही थी। भारतीय वायुसेना के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी कि IACCS ने सैटेलाइट्स, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और जमीन पर लगे रडार से मिलने वाले डेटा को एक ही स्क्रीन पर फ्यूज कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि भारत के स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और काउंटर UAS तकनीक ने दुश्मन के ड्रोन्स का नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम हवा में ही जाम कर दिया। दोस्तों इस एरिया के अंदर ही 413 ड्रोन्स में से अधिकांश भारतीय सीमा में प्रवेश करने से पहले ही क्रैश कर दिए गए। ये भारत की नेटवर्क सेंट्रिक रणनीति की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन दोस्तों ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। इस रियल टाइम टेस्ट के बाद में भारत को यह समझ में आ गया कि भविष्य के किसी भी मल्टी फ्रंट वॉर को जीतने के लिए सिर्फ चंद सैटेलाइट से काम नहीं चलेगा। हमें एक ऐसा जाल चाहिए जो दुश्मन पर 24 घंटे 7 दिन नजर रख सके और यहीं पर जन्म होता है प्रोजेक्ट SBS 3 का। स्पेस बेस्ड सर्विलांस का यह तीसरा फेज भारत के स्पेस डिफेंस का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। दोस्तों जो अवेलेबल डेटाज हैं उनके मुताबिक और डिफेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार साल 2026 से लेकर के 2029 के बीच में 52 नए सर्विलांस सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि अचानक से एक साथ 52 सैटेलाइट्स की फौज की जरूरत क्यों आन पड़ गई है, तो इसके पीछे का लॉजिक बहुत सीधा और बहुत ही खतरनाक है। जब कोई सैटेलाइट धरती का चक्कर लगाता है तो वह एक ही जगह की तस्वीर लगातार नहीं ले सकता है। वो एक बार तस्वीर लेगा, फिर धरती का चक्कर लगा करके वापस उस जगह पर आएगा। दोस्तों दो तस्वीरों के बीच के इस टाइम को रीविजिट टाइम कहा जाता है। दुश्मन हमेशा इसी रीविजिट टाइम का फायदा उठा करके अपने हथियारों और अपनी सेना की जगह बदल लेता है। SBS 3 के 52 सैटेलाइट्स का जाल इसी रीविजिट टाइम को लगभग खत्म कर देगा। इसका मतलब यह है कि LAC या फिर LOC के ऊपर अगर दुश्मन का एक भी ट्रक अपनी जगह से हिलता है तो भारत की कमांड पोस्ट के ऊपर बैठा एक ऑफिसर उसे रियल टाइम के अंदर लाइव देख सकेगा। दोस्तों ये एक ऐसी सर्विलांस कैपेबिलिटी है जो पूरे साउथ एशिया के अंदर पावर बैलेंस को भारत के पक्ष में झुका देगी। दोस्तों इस पावर बैलेंस को पूरी तरह से डिकोड करने के लिए हमें यह समझना होगा कि इसरो के रॉकेट्स के अंदर आखिर वो कौन कौन से खुफिया सैटेलाइट्स गए हुए हैं और आगे भेजे जाएंगे जो सेना के लिए आसमान में अदृश्य ढाल का काम कर रहे हैं। अगर हम भारत के स्पेस आर्सेनल को ध्यान से देखेंगे तो इसमें सबसे पहला नाम आता है GSAT-7 सीरीज का। दोस्तों GSAT-7 जिसे रुक्मणी के नाम से जाना जाता है, ये भारत का पहला पूरी तरह से डेडिकेटेड मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट इंडियन नेवी के लिए किसी भी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। ये पूरे हिंद महासागर क्षेत्र के अंदर मौजूद भारत के हर युद्धपोत, हर सबमरीन और हर मैरीटाइम एयरक्राफ्ट को एक बेहद सुरक्षित और एनक्रिप्टेड नेटवर्क से जोड़ते हैं। दोस्तों इसी तरह वायुसेना के लिए GSAT-7A यानी कि एंग्री बर्ड काम करता है। ये फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के बीच में ऐसा डेटा लिंक बनाता है कि आसमान में उड़ते हुए हमारे पायलट्स को जमीन और अंतरिक्ष दोनों जगहों से रियल टाइम के अंदर टारगेट अपडेट्स मिलते रहते हैं। लेकिन दोस्तों सिर्फ कम्युनिकेट करना काफी नहीं है, दुश्मन को देखना भी जरूरी है और इसके लिए भारत के पास में है आई इन द स्काई यानी कि कार्टोसैट सीरीज। कार्टोसैट 2 और 3 ऐसे हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल कैमरे लेकर के अंतरिक्ष में बैठे हुए हैं जो धरती के ऊपर मौजूद 25 से लेकर के 30 सेंटीमीटर की छोटी सी चीज को भी बिल्कुल साफ तस्वीरें लेकर के देख सकते हैं।
दोस्तों आपको याद ही होगा कि 2016 और 2019 के बड़े सिक्योरिटी ऑपरेशंस के अंदर इन्हीं सैटेलाइट्स ने दुश्मन के ठिकानों की पिन पॉइंट एक्यूरेसी वाली तस्वीरें दी थी। लेकिन ऑप्टिकल सैटेलाइट्स की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है, वो बादलों के पार यानी घने कोहरे के अंदर या फिर रात के अंधेरे में नहीं देख सकते हैं। दुश्मन हमेशा इसी चीज का फायदा उठा करके रात के समय में घुसपैठ की कोशिश करता है। दोस्तों भारत ने भी इस समस्या का जो इलाज निकाला उसने दुश्मन के होश उड़ा दिए हैं। भारत ने लॉन्च किया है रीसेट सीरीज। रडार इमेजिंग सैटेलाइट की इस सीरीज में सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी कि सार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। यह टेक्नोलॉजी बादलों और अंधेरे को चीर करके जमीन की बिल्कुल सटीक रडार इमेजिंग तैयार करती है। अब चाहे मौसम कितना भी खराब हो, दुश्मन रात के अंधेरे में कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकता है। और इसी के साथ में एक और बेहद खतरनाक कैपेबिलिटी भारत ने अचीव की है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस या एलिंट कहा जाता है। भारत का इमीसैट, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है, ये एक ऐसा जासूस है जो दुश्मन के रेडियो और रडार सिग्नल्स को स्पेस के अंदर ही पकड़ लेता है। दोस्तों ये सैटेलाइट दुश्मन को पता लगे बिना ये स्कैन कर लेता है कि दुश्मन ने अपने रडार्स कहां छुपा रखे हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। जब युद्ध का समय आता है तो इन्हीं फ्रीक्वेंसी को टारगेट करके दुश्मन के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को कुछ ही मिनटों के अंदर जैम किया जा सकता है। इसके अलावा सिंधु नेत्र जैसे विशेष निगरानी उपग्रह हिंद महासागर के अंदर चाइना और पाकिस्तान की हर जहाज और पनडुब्बी की पल पल की खबर भारतीय नौसेना को देते रहते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां इसरो रॉकेट्स देता है और डीआरडीओ उस रॉकेट में सेना की आंख और कान फिट करके स्पेस के अंदर स्थापित कर देता है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक सवाल उठता है कि ये सारी तकनीक तो निगरानी और संचार के लिए हैं, लेकिन क्या होगा अगर दुश्मन जानबूझ करके अंतरिक्ष में मौजूद भारत के इन अरबों डॉलर के सैटेलाइट्स के ऊपर ही हमला कर दे? क्या होगा अगर वो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को काट दे? तो दोस्तों इस भयानक खतरे को भारत बहुत पहले ही भांप चुका था और इसका जवाब भारत ने 27 मार्च 2019 को दिया, जब डीआरडीओ ने मिशन शक्ति को अंजाम दिया था। दोस्तों ये कोई आम टेस्ट नहीं था, ये पूरी दुनिया के लिए एक खुला डिप्लोमेटिक सिग्नल था। भारत ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल फायर करके लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर मौजूद अपने ही एक पुराने सैटेलाइट माइक्रोसैट आर को सीधे हिट करके तबाह कर दिया था। इसे काइनेटिक किल कहा जाता है। दोस्तों उस दिन अमेरिका, रसिया और चाइना के बाद में भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया था जिसके पास में अंतरिक्ष के अंदर दुश्मन के सैटेलाइट्स को उड़ाने की कैपेबिलिटी आ गई थी। ये टेस्ट सिर्फ तकनीक का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये भारत की डिटरेंस पॉलिसी का सबसे बड़ा सबूत था। भारत ने साफ कर दिया कि अगर किसी ने हमारे स्पेस असेट्स को छूने की भी कोशिश की तो हम भी उसके सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष के अंदर ही भस्म कर देंगे। इस एक टेस्ट ने बीजिंग से लेकर के इस्लामाबाद तक सबकी मिलिट्री कैलकुलेशंस को बिगाड़ करके रख दिया था। लेकिन दोस्तों मिशन शक्ति के बाद भारत रुका नहीं है। भारत सरकार को पता था कि काइनेटिक किल से बहुत ज़्यादा स्पेस के अंदर मलबा और डेब्रीज पैदा होती हैं जो खुद हमारे सैटेलाइट्स के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं। लिहाजा अब फोकस शिफ्ट हो गया है नॉन काइनेटिक वेपन्स और फ्यूचर स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर। दोस्तों क्या आपने कभी भारत के मिशन काली के बारे में सुना है? काली यानी कि किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। हालांकि दोस्तों आधिकारिक तौर पर इसे इंडस्ट्रियल और रिसर्च पर्पस के लिए ही बताया जाता है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये भारत के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी कि डीईडब्ल्यू प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। फ्यूचर के युद्ध के अंदर मिसाइलें नहीं चलेंगी, बल्कि लेजर बीम का इस्तेमाल होगा। भारत ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है जो अंतरिक्ष से ही दुश्मन के सैटेलाइट्स की ऑप्टिकल सेंसर्स को डेजल या फिर ब्लाइंड कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक जेमिंग और साइबर अटैक्स के ऊपर भी भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आज के मॉडर्न सैटेलाइट्स उड़ते हुए कंप्यूटर हैं। अगर हमारी साइबर डिफेंस विंग दुश्मन के सैटेलाइट्स का कमांड एंड कंट्रोल हैक कर ले तो बिना एक गोली चलाए दुश्मन का पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क हमारे कब्जे में होगा। और अपने खुद के कम्युनिकेशंस को हैकिंग से बचाने के लिए भारत क्वांटम एन्क्रिप्शन के ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहा है।
दोस्तों, क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आधारित कम्युनिकेशंस को हैक करना फिजिक्स के नियमों के हिसाब से इम्पॉसिबल होता है। ये भारत को एक ऐसा स्ट्रेटेजिक लेवरेज देता है जो आने वाले दशकों के अंदर देश की सिक्योरिटी को अभेद्य बना देगा। अब इस पूरी कहानी के सबसे बड़े सस्पेंसफुल और सबसे खतरनाक हिस्से के ऊपर आते हैं। दोस्तों, मान लीजिए युद्ध शुरू हो गया है, दुश्मन ने किसी तरह से हमारे एक या दो सबसे अहम मिलिट्री सैटेलाइट्स को नुकसान भी पहुंचा दिया है। हमारी सेना का नेविगेशन, जिसे हम नाविक कहते हैं, वो खतरे में है। इस स्थिति के अंदर क्या होगा? क्या हमारी सेना अंधी हो जाएगी? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यहीं पर सामने आता है इसरो का वो मास्टर स्ट्रोक जिसे देख करके सुपर पावर्स भी हैरान हैं। और दोस्तों, इस मास्टर स्ट्रोक का नाम है SSLV, यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आप सोच रहे होंगे कि एक छोटा सा रॉकेट मास्टर स्ट्रोक कैसे हो सकता है। दरअसल दोस्तों, PSLV या GSLV जैसे बड़े रॉकेट्स को असेंबल करने और लॉन्च करने के अंदर महीनों का टाइम लगता है, लेकिन SSLV एक ऐसा रॉकेट है जिसे महज कुछ वैज्ञानिकों की टीम केवल 72 घंटे से भी कम टाइम के अंदर असेंबल करके लॉन्च पैड पर ला करके खड़ा कर सकती है और उसे लॉन्च कर सकती है। इसे रिस्पॉन्सिव स्पेस कैपेबिलिटी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर युद्ध के दौरान हमारा कोई सैटेलाइट नष्ट हो जाता है तो भारत केवल 72 घंटे या उसके भी कम टाइम के अंदर ऑन डिमांड नया सैटेलाइट स्पेस के अंदर भेज सकता है। दुश्मन हमारा एक सैटेलाइट गिराएगा, हम 3 दिन के अंदर दूसरा खड़ा कर देंगे। ये एक सी कैपेबिलिटी है जो दुनिया के बहुत ही कम देशों के पास में है, और यही वजह है कि भारत का स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर अब किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है। इस पूरी स्ट्रेटजी को ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर समझना बहुत ज़रूरी है। आज चाइना और पाकिस्तान के बीच स्पेस सहयोग बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ रहा है। कल तक दोस्तों, पाकिस्तान जो अपनी खुफिया जानकारियों के लिए पूरी तरह से चाइना या फिर वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट था, वह अब खुद के सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। उसका सीधा मकसद भारतीय इलाकों के ऊपर नजर रखना है। वहीं दूसरी तरफ चाइना है जिसके पास में शिजियान 21 जैसे सैटेलाइट हैं जिनके अंदर रोबोटिक आर्म्स लगे हुए हैं। ये सैटेलाइट स्पेस के अंदर जाकर के किसी भी दूसरे सैटेलाइट को पकड़ करके उसका रास्ता बदल सकते हैं और उसे डिसेबल कर सकते हैं। दोस्तों, चाइना अपना खुद का स्पेस स्टेशन तियांगयोंग भी बना चुका है। दोस्तों, इन तमाम चुनौतियों के बीच में भारत का अपने सैटेलाइट्स को हार्डन करना, प्रोजेक्ट नेत्रा के जरिए स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ाना और 52 नए सैटेलाइट्स का जाल बिछाना कोई चॉइस नहीं है, बल्कि ये एक नेशनल सर्वाइवल की जरूरत है। प्रोजेक्ट नेत्रा के तहत भारत जमीन पर ऐसे विशाल रडार्स और टेलीस्कोप लगा रहा है जो अंतरिक्ष के अंदर मलबे और दुश्मन के जासूसी सैटेलाइट्स के ऊपर लगातार नजर रख सकता है। अगर चाइना का कोई सैटेलाइट हमारे किसी मिलिट्री सैटेलाइट के करीब आने की कोशिश भी करेगा तो नेत्रा तुरंत हमारे कमांड सेंटर्स को अलर्ट भेज देगा और हम अपने सैटेलाइट का ऑर्बिट बदल करके उसे सुरक्षित कर सकते हैं। ये कोई साधारण डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सबसे बड़ा प्रमाण है। दोस्तों, एक समय था जब 1999 के करगिल वॉर के दौरान भारत ने दुश्मन के बंकरों की सटीक लोकेशन के लिए अमेरिका के जीपीएस का डेटा मांगा था, लेकिन हमें वो डेटा नहीं मिला। दोस्तों, उस एक घटना ने भारत की सोच को हमेशा के लिए बदल करके रख दिया। उसी का परिणाम है कि भारत का अपना स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम यानी कि नेविक। आज हमारी मिसाइलें, हमारे फाइटर जेट्स और हमारे सैनिक किसी विदेशी जीपीएस पर निर्भर नहीं हैं। नेवी की वजह से हमारे टारगेट्स हिट करने की एक्यूरेसी कई गुना बढ़ चुकी है। ये आत्मनिर्भरता सिर्फ सेना तक सीमित नहीं है। आज भारत का प्राइवेट स्पेस सेक्टर, स्टार्टअप्स और रिसर्च संस्थाएं भी इस डिफेंस इकोसिस्टम का पार्ट बन रहे हैं। इस वक्त भारत के अंदर 400 से ज़्यादा प्राइवेट कंपनियां लगातार ये काम कर रहे हैं। वही दोस्तों, सैटेलाइट डेटा का विश्लेषण करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। पैनक्रोमैटिक, मल्टी स्पेक्ट्रल, हाइपर स्पेक्ट्रल और थर्मल इमेजनरी के विशाल डेटा को प्रोसेस करके कुछ ही मिनटों के अंदर ये पता लगा लिया जाता है कि दुश्मन सीमा पर और कोई नया ढांचा तो नहीं बना रहा है या हथियारों की तैनाती के अंदर कोई बड़ा बदलाव तो नहीं कर रहा है। ये मल्टी इंटेलिजेंस सिस्टम सेना के कमांडर्स को वो डिसीजन मेकिंग पावर देता है जो किसी भी क्राइसिस के वक्त
हार या जीत का अंतर तय करता है। दोस्तों, भारत का ये पूरा अप्रोच पूरी तरह से कैलकुलेटेड और मैच्योर है। हम अंतरिक्ष का हथियारीकरण नहीं कर रहे हैं, हम आउटर स्पेस ट्रीटी का पालन करते हैं, लेकिन हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी कोई समझौता नहीं कर रहे। आर्थिक मोर्चे पर भी ये स्पेस पावर भारत को एक ग्लोबल प्लेयर बना रही है। जब आपके पास में इतना मजबूत और सुरक्षित स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो पूरी दुनिया के देश आपके साथ में डिफेंस और स्पेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं। आज भारत दुनिया के कई देशों के सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है। ये सिर्फ रेवेन्यू नहीं बल्कि एक डिप्लोमेटिक लेवरेज भी है। जब हम किसी देश का सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो हम उसके साथ में एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक रिश्ता बनाते हैं। ये एक ऐसा ग्लोबल ऑर्डर सेट हो रहा है जहां भारत सिर्फ नियम मानने वाला देश नहीं है बल्कि नियम बनाने वाला देश बन रहा है। इस पूरी डीप एनालिसिस का सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि भारत अब रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव डिफेंस पोस्चर अपना रहा है। दोस्तों, हमने ये मान लिया है कि भविष्य के खतरे सीमा पर तारबंदी पार करके नहीं आएंगे बल्कि वो स्पेस से आएंगे, साइबर स्पेस से आएंगे। इसरो और डीआरडीओ का ये घातक कॉम्बिनेशन ये सुनिश्चित कर रहा है कि भारत कभी भी किसी तकनीकी सरप्राइज का शिकार ना हो। 52 नए सैटेलाइट्स, मिशन काली की तैयारी, 72 घंटों के अंदर लॉन्च होने वाले SSLV और नेत्रा का सुरक्षा कवच, ये सब मिलकर के भारत के लिए एक ऐसा इनविजिबल शील्ड बना रहे हैं जिसे भेद पाना अब लगभग इम्पॉसिबल हो चुका है। दोस्तों, भारत की ये खामोश तैयारी उन सभी ताकतों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है जो भारत की क्षमताओं को कम आंकने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है, भारत का ये स्पेस के अंदर एग्रेसिव लेकिन साइलेंट मूव आने वाले टाइम के अंदर दुनिया भर के अंदर पावर बैलेंस को पूरी तरह से पलट देगा, या अभी भी दुनिया भारत की असली ताकत को समझ नहीं पा रही है? अपना ओपिनियन जरूर रखें। नमस्कार दोस्तों।